सीरीज कौन सा सर्किट? सीआर। सीआर का मतलब यहां पे क्या लगेगा? कैपेसिटर पूरा। ठीक है, अब यूं का यूं ज्यादा कुछ तो, यहां पर जो वोल्टेज लॉस होगा वो रेजिस्टर की वजह से होगा, और यहां पर जो वोल्टेज लॉस होगा वो कैपेसिटर की वजह से होगा। ठीक है भाई, क्या ऐसा सबके साथ है? अभी बताओ, अभी ठीक है? ओके, हाँ ऐसा कुछ हो तो बता दो मुझे। ठीक है, तो सीरीज सीआर सर्किट में अगर मैं वो वाली इक्वेशन लिखूं, वो इलेक्ट्रिकल एरो वाली, V वेक्टर इज इक्वल्स टू, तो रियल लाइन पे हमेशा रेजिस्टर जाएगा, बिकॉज रेजिस्टर सेम फेज में होता है करंट के, और वो मेरे सिंप्लीफाइड फेजर्स को देखे देखो, प्योर सर्किट में वो एक्स में ही रहता है, तो यानी कि V आर वेक्टर प्लस प्लस सी। अब ये बताओ मेरे को कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये बताओ मुझे कैपेसिटर में कौन लीड करता है? कैपेसिटिव सर्किट में कौन लीड करता है? पेज पलटना पड़ रहा है, क्या कहूं? इसीलिए बताया था ना, जल्दी जल्दी आंसर दे सको, ताकि करंट लीड वोल्टेज लैग, करंट लीड वोल्टेज लैग। ठीक है, तो वोल्टेज लैग, लैग मतलब कैसा फेजर था? ऐसा फेजर था प्योर कैपेसिटिव सर्किट का। ठीक है, 90 डिग्री लैग कर रहा है, या करंट लीड कर रहा है, जैसे भी बोल लो, तो करंट से नीचे की तरफ है ये, तो ये वाला एक्सिस नेगेटिव, ये वाला एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस है या पॉजिटिव वाई एक्सिस है? दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव वाई एक्सिस वो था पिछले केस में इंडक्टर, नेगेटिव वाई एक्सिस नीचे की तरफ, तो यहां पर प्लस ना आकर के माइनस जे वी सी कैप, जे के साथ जो है वो किस एक्सिस पर है? वाई पर। यहां पर जो है वो किस एक्सिस पर रहता है? एक्स पर। लेकिन अब ये कौन सा वाई, पॉजिटिव वाई या नेगेटिव वाई, ये तो ये डिफाइन करेगा कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग। वोल्टेज इन कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है, इसलिए नीचे की तरफ बनेगा, ना कि ये वाला। इतनी बात दिमाग में जा रही है? अगर इतनी बात दिमाग में गई है तो देखो, इसी का डायग्राम भी बनाते हैं साथ साथ, इसी का डायग्राम बनाएंगे साथ साथ। तो कैसा डायग्राम? वी आर, दिस इज वी आर वेक्टर, दिस इज वी सी वेक्टर, दिस इज वी आर वेक्टर। दोनों के कुछ ना कुछ तो अमाउंट होंगे, मैग्नीट्यूड होंगे, तो मैग्नीट्यूड दोनों का कुछ ना कुछ, और जहां पर आता है वो क्या होता है? रिजल्टेंट होता है। तो ये क्या है? एरो। ये है वी वेक्टर, ये है वी वेक्टर। बोलो, इतने में कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। ये आ गया फेज एंगल, नेट के साथ, नेट वोल्टेज के साथ फेज एंगल फाई। ध्यान रखना कैलकुलेशन में, नेगेटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक सारे कैलकुलेशंस में है। ठीक है, तो अभी तो मैं प्रॉब्लम्स लेनी शुरू ही नहीं की है मैंने, अभी तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला कॉन्सेप्ट चल रहा है। प्रॉब्लम्स कहाँ की हैं ज्यादा हमने अभी? ठीक है, अब ध्यान दो, अब इसको खोलो, आई आर में खोलो। ये किस में खुलेगा? ये आई इंटू आर। ये किस में खुलेगा? जे तो है ही है, साथ में क्या? V इज इक्वल्स टू आई आर होता है ना, तो I, और कौन सा सिंबल बताया था कैपेसिटिव सर्किट में रेजिस्टेंस देता है? XC। XC
बार बार बोल रहा हूं, जो प्रेजेंट चल रहा है, देखो चैप्टर 1 से बोलता आ रहा हूं कि जो प्रेजेंट चल रहा है उसको सही करने की कोशिश करो। तुम पास्ट को सही करने की कोशिश करते हो, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, और फिर यही प्रेजेंट फिर पास्ट बन जाएगा, ये भी खराब हो जाएगा। इसलिए अब तो एंड की तरफ चल रहे हैं, अब क्या ही बोलूं, मैं थक गया हूं बोल बोल के। एक्सी, इधर क्या आएगा, इधर आएगा आई जेड, बिकॉज ये टोटल वोल्टेज है सर्किट की, नेट वोल्टेज। ये खुलेगा जेड में, जेड क्या है, टोटल रेजिस्टेंस। क्या नाम था इसका, इस जेड को क्या बोलते थे, कौन नाम बताएगा, impedance, impedance. So this becomes Z is equals to R minus J X C। इसका इसका ट्रायंगल कैसा बनेगा बेटा, इसका ट्रायंगल कैसा बनेगा, ये कौन है, ये R है, ये कौन है, ये XC है, तो ये कौन है, ये Z है। यहां पर आने वाली तीनों क्वांटिटी की यूनिट सेम होनी चाहिए, यहां पर आने वाली तीनों क्वांटिटी की यूनिट सेम होनी चाहिए। वेक्टर पर आने, वेक्टर डायग्राम पर आने वाले सारी चीजों की यूनिट सेम होनी चाहिए। यानी ये भी ओम, ये भी ओम, ये भी ओम, ये भी वोल्ट, ये भी वोल्ट, ये भी वोल्ट। लेकिन कौन सा किस चीज को दिखा रहा है, ये बहुत क्लियर करके रखना, ये इतना क्लियर करके रखना, वरना ये बहुत कंफ्यूजन करेगा कि वी आर क्या है, वी क्या है। ठीक है अब समझो, तो अगर मैं इसको उठा के यहां शिफ्ट कर दूं तो ये क्या बन गया, एक्सी, तो ये गायब हो गया, और ये क्या है, इम्पीडेंस ट्रायंगल, अगेन इम्पीडेंस ट्रायंगल फॉर सीआर सर्किट। पिछली क्लास में क्या बताया था, इम्पीडेंस ट्रायंगल फॉर एलआर सर्किट, ऊपर की तरफ बनता था, ये नीचे की तरफ बन रहा है, यानी यहां पर एंगल ऐसा है, थीटा क्या, फाई ले रहे हैं तो फाई ले लेते हैं, ठीक है। तो एक बात मुझे बताओ, अब यहां से देख करके सिंपल टेन थीटा लगाओ, टेन फाई परपेंडिकुलर ओवर बेस, एक्सी आर, माही कुछ नहीं करना बेटा इसमें। ये आपने अगर इसको एक बार मैथमेटिक्स की फॉर्म में देखना शुरू कर दिया तो ये बहुत आसान लगेगा। ये ट्रायंगल किसी तरह फॉर्म करना होता है बच्चे, और ये ट्रायंगल फॉर्म करने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी आनी चाहिए, वो तो आपको आती है। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो एक्सी अपॉन बेस क्या है, आर, तो टेन फाइव इज इक्वल्स टू एक्सी बाय आर। ठीक है, हम आज सारे ऑनलाइन जुड़ गए, ठीक है चलो कोई नहीं, मौसम ही ऐसा है, कोई कुछ कह रहा है। तपस्या, हाय बेटा, म्यूट कर लो, शायद भूल गई थी, कोई बात, कोई बात, तू ठीक है तू, ठीक है भाई, ये बीमारी तो सबको है, कोई बात नहीं, उसको अकेले को थोड़ी है, हंसना क्या है, सबको है बीमारी, नैप अक्सर लंबी चली जाती है। ठीक है चलो, एक्सी अपॉन आर, पिछली क्लास में भी कहीं बीच में भाग गई थी पता नहीं, तो कोई बात नहीं चलेगी। एक्सी बाय आर, टेन फाइव इज इक्वल टू एक्सी बाय आर, परपेंडिकुलर ओवर बेस। और दूसरा क्या फॉर्मूला, अगर मुझे मैग्नीट्यूड कोई पूछे इसका, क्या पूछे, अमाउंट पूछे, अमाउंट अमाउंट, ऐसे ही यहां पे टोटल वोल्टेज का कोई अमाउंट पूछे मुझसे, कैसे निकलेगा, अंडर द रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, और इसके लिए, इसके लिए z का अमाउंट कैसे निकलेगा, बोल भाई इशिता, z का अमाउंट अंडर द रूट एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ इंपिडेंस है, अमाउंट है रेजिस्टेंस का टोटल सर्किट का, ये फेज एंगल है। और ये अगर मैंने इस सर्किट को V को खोला ना हो तो यहां से आप टोटल वोल्टेज भी बता सकते हो सर्किट की। ये जो इसेंस आ रहा है ये भी पूरा नहीं आएगा जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे।
कॉपी करो। ऑब्वियसली ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि एक्स सी जब जरूरत पड़े तो ओमेगा सी में खोल लेना, ये तो मालूम है। क्या 1/ओमेगा सी? एक्स सी ओमेगा सी या 1/ओमेगा सी? पेज पलटे जा रहे हैं, पेज पलटे नहीं। तो tan phi इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी इंटू आर। तो phi इज इक्वल्स टू फ्रॉम एयर, phi इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, कुछ भी लिख लो, 1/ओमेगा सी आर। एक एक सिंबल का मतलब पता होना चाहिए। मेक श्योर दिस, मेक श्योर दिस। चलो बहुत बढ़िया, अब क्लियर है, सब छोटे छोटे हो गए, चलो ठीक है। चलो अब किसका नंबर, अब किसका नंबर है? बोलो भाई, अब कौन से सर्किट का नंबर है? एलसीआर। अब आसान लग रहा होगा नहीं कि देखो धीरे धीरे पहुंचे है ना, तो अब मालूम है, अंदाजा लग रहा है कि एलसीआर में क्या होगा। लग रहा है अंदाजा? नहीं लग रहा? एल सी आर, एल सी आर। तो एलसीआर, सीरीज एलसीआर सर्किट। सर्किट डायग्राम मैंने बना दिया है, जस्ट पीछे वाला केस देखो। सर्किट डायग्राम के बाद मैंने क्या किया था, आप इसके लिए वो स्टेप सोचो जरा क्या होगा। सर्किट डायग्राम फेजर बनाए, फेजर बनाए, लेट्स से फेजर बनाते हैं। इक्वेशन अगर मालूम है तो फेजर बन जाएगा, और फेजर मालूम है तो इक्वेशन क्लियर है, तो दोनों एक दूसरे को क्लियर कर दिए। ठीक है, तो फेजर अगर मैं बनाऊं तो एक तो रेजिस्टेंस है, वो वोल्टेज खा रहा है, ये वोल्टेज खाएगा, ये अपने अक्रॉस वोल्टेज खाएगा, ये अपने अक्रॉस वोल्टेज खाएगा, और ये अपने अक्रॉस वोल्टेज खाएगा। तीनों वोल्टेज खा रहे हैं, तो ये जो रेजिस्टेंस वोल्टेज खा रहा है, ये जो इंडक्टर वोल्टेज खा रहा है, ये वो जो कैपेसिटर वोल्टेज खा रहा है। तो कैपेसिटर किधर है, यानी लेट्स से वीसी, ये कौन है, वीएल, ये कौन है, वीआर, वीआर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारे पास ये फेजर है, बट ये फेजर देखने में मजा नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। डिटेल कैसे समझो, केस नंबर 1,
जब VL ग्रेटर देन है VC से, जब VL ग्रेटर देन है VC से, तो ये लाइन किधर बनेगी? ऊपर की तरफ। Y एक्सिस किधर बनेगा? ऊपर की तरफ। कैसा बनेगा? VL माइनस VC, VL इज ग्रेटर देन VC, सो VL माइनस VC इज नॉट इक्वल टू 0 बट पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। तो ओरिजिन अगर ये है तो VL माइनस VC कहां है? ये रहा। ठीक है, ये कुछ भाई तो इतनी मैथमेटिक्स समझनी पड़ेगी, कुछ नहीं कर सकते ना। फेजर काम आसान कर रहा है तो उसके रूल को समझो। ये VR है। अब ये कैसा लग रहा है? अब ये पिछले वालों की तरह हो गया। वहां पे भी दो ही कोऑर्डिनेट थे, LR और CR में, यहां भी दो ही कोऑर्डिनेट है, 1 2। तो बीच में कैसे निकलेगा? कहीं पे कोई मान के चलते हैं, यहां पे कहीं आएगा। ये क्या आया? टोटल वोल्टेज आई, टोटल वोल्टेज आई। लिखेंगे कैसे? लिखना सीखो, लिखना सीखो। सबसे पहले V टोटल या नेट इज इक्वल्स टू, कौन है एक्स एक्सिस पे? VR, तो VR वेक्टर। कौन है वाई एक्सिस पे? VL माइनस VC। तो ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है ना, तो प्लस, नेगेटिव होता तो नीचे, साथ में J, क्योंकि वाई एक्सिस पर है। फिर VL वेक्टर माइनस VC वेक्टर। ये बन गई इक्वेशन इसकी। केस नंबर 1 चल रहा है, VL इज ग्रेटर देन VC। अब मैं इसको खोलना शुरू करूंगा, तो ये फिगर नंबर 1 इसके लिए है, इस इक्वेशन के लिए वैलिड है। खोलते हैं इसको। ये किस में खुलेगा? IZ। कोई आपत्ति किसी को कि ये Z क्यों हुआ है? ये इसका, ये टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस है। फिर VR किस में खुला? I इंटू R प्लस J टाइम्स, देखो तुम्हारे अंदर आ रही है, आवाज आ रही है, उसको, आवाज को निकालो। VL किस में खुलेगा? निकालो। I, हाँ मुझे समझना पड़ रहा है, बोलेंगे थोड़ी। IXL माइनस IXC या XIC। बहुत बढ़िया। आई उड़ा दो हर तरफ से, बचा क्या? Z इज इक्वल्स टू R प्लस J XL माइनस XC। इसका एक और ट्रायंगल ऐसा बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। करना क्या है? कुछ भी नहीं। XL माइनस XC J के साथ है तो वो Y एक्सिस पे रहेगा, यानी कि XL माइनस XC, और R इधर है, ये R वाला एक्सिस हो गया। तो ये क्या हो गया? Z। और अगर ये निकल गया तुमसे, अगर ये निकल गया तो tan phi भी निकल जाएगा। मैं नहीं निकालूं, चलो निकाल देता हूं। परपेंडिकुलर ओवर बेस XL माइनस XC बाय R। ऑब्वियसली फाई, खाली एंगल पूछे तो tan इनवर्स, और अगर खाली यहां पे इंपिडेंस पूछ रहा है Z, तो मॉड Z इज इक्वल्स टू, इस लाइन को उठा के यहां पे रखा, ये बना राइट एंगल ट्रायंगल, और सारी चीजें रिपीट हो रही है। आप देखो ना, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया चल रहा है, सब रिपीट हो रहा है बेटा। परपेंडिकुलर, ये क्या? XL माइनस XC, और ये क्या है? R। तो अंडर द रूट XL माइनस, मैं X जाई नहीं बोल रहा हूं, इसको X बोल रहा हूं मैं, XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर।
हाँ, क्या ऐसा ही फॉर्मूला यहां पे भी बन सकता है? tan phi इज इक्वल्स टू VL माइनस VC बाय R, बन सकता है। और ऐसा ही फॉर्मूला इसके लिए भी बन सकता है कि V मॉड, ये टोटल वोल्टेज है, ये टोटल वोल्टेज है सर्किट की, V इज इक्वल्स टू अंडर द रूट VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। ये केस नंबर 1 था, केस नंबर 1 था। क्या तुम मेरे लिए केस नंबर 2 सॉल्व कर सकते हो? कभी मांगा है तुम लोगों से कुछ मैंने? मांग तुम्हें ये भी रहा है, ये करो, कर सकते हो? क्या करना होगा उसमें? उल्टा क्या हो जाएगा? एरो नीचे आ जाएंगे सारे, VC माइनस VL हो जाएगा, और उस हिसाब से पूरा बनेगा। आप ट्राई करो, मुझे यहां पे ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, मुझे तो बस एक रब करके सिंबल हटाना है। ट्राई करो। केस नंबर 2, केस नंबर 2 नाउ, केस नंबर 2, केस नंबर 1 हो गया, अब केस नंबर 2 पर जा रहे हैं। VL VC is greater than VL, when VC is greater than VL, it means this vector is greater than this vector, so VC minus VL is totally downward। ठीक, अब अगर ये डाउनवर्ड हो गया, सो यानी यहां पे, ठीक, ये तो L लिखना था ना। अब यहां पे क्या करेंगे? कुछ करना ही नहीं है, ये फिगर चेंज होगा, ये फिगर पूरा चेंज हो जाएगा। कैसा बनेगा? नीचे की तरफ ये VR, ये VC माइनस VL वेक्टर, तो ये बन गया V। तो उस हिसाब से ये टोटल वोल्टेज ऑफ सर्किट, कोई ऐसा है जिसके एकदम ये ऊपर से जा रहा है? बात समझ आ रही है? थोड़ा बोरिंग हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा मैथमेटिकल हो रहा है, लेकिन क्या करें, उन चीजों का एसेंस बहुत बता भी चुका हूं और कुछ का आगे भी बताऊंगा, लेकिन जहां पर मैथमेटिक्स है वहां पे मैं बकवासबाजी थ्योरी नहीं कर सकता। ठीक है, अब यहां पर ये कैसे कन्वर्ट होगा? VC माइनस VL बाय R, यहां पे VC माइनस VL, यानी ये फॉर्मूले किसके लिए हैं? इस केस के लिए हो गए। इस केस की इक्वेशन क्या बनेगी? V विच इज दिस, VR विच इज दिस, J बट नेगेटिव में, क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस है, सॉरी y एक्सिस है। आगे करो। करो इसको सॉल्व करो पूरा।
बेटा ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, ये इससे ही पता चल रहा है कि ये बड़ा है तो ये नीचे की तरफ ले जाएगा ना, अलग से नेगेटिव लगाने की क्या जरूरत है। बात समझ आ रही है मेरी? VC बड़ा है VL से तो ऑब्वियसली वेक्टर नीचे हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? हाँ, चलते जाओ चलते जाओ, इसको हटाओ, XC XL XC XL XC XL, और फिर से ये चेंज हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? ये एकदम उल्टा हो जाएगा। ये 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 क्या हो गया? XC माइनस XL, दिस इज R and this is what we call Z, XC minus XL by R। इसीलिए बोलता हूँ क्लासेस मत मिस करो, जो पूरा कंटिन्यूअस रहा है उसको एक एक चीज, एक एक लेटर का फिजिकल सिग्निफिकेंस मालूम है। कहीं कुछ छूट गया हो तो बता देना मुझे, बाकी मेरे हिसाब से तो हो गया। क्यों भाई ईशान भाई, ये हो गया डन, पूरा सही है? एक बार चेक करो कहीं कुछ तो नहीं गलती। क्या बेटा? वो जो यहाँ से मैंने माइनस हटा दिया था, हाँ मैं उसका रीजन बता तो रहा हूँ। यहाँ पे VC ग्रेटर है, ये इससे ही पता चल रहा है कि ये नीचे आ रहा है, तो वो अलग से लगाने की कुछ नहीं है, बिकॉज दिस इज वी शो दिस एज अ वेक्टर एडिशन, ऐड हो रहा है वेक्टर, ध्यान रखना। और जबकि हमने इससे पीछे वाला जो किया था CR सर्किट हमने जो किया था, वहां पर हमने यूज किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि वहां पे दिखाना पड़ेगा ना कि डायरेक्शन कौन सी है। यहाँ पे पता चल रहा है साफ फिगर से कि डाउनवर्ड डायरेक्शन बड़ी है। कॉपी करो कॉपी करो। डन। VC इज अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन, इसलिए हमने CR सर्किट में दिखाया था नेगेटिव, बट यहाँ पे VC माइनस VL इज अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन, पता ही चल रहा है यहाँ पे, तो हम इसलिए वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, वहां भी वही कर रहे थे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई तुम्हें? ठीक है, कुछ हो तो बोल देना भाई। केस नंबर 3 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, सबसे इंपॉर्टेंट केस, केस नंबर 3 है।
चलो एक बार हमने ग्रेटर कर दिया, एक बार हमने लेसर कर दिया, अब तीसरा केस क्या बचता है कि क्या करना चाहिए? कोई भी इक्वेशन ले लो, कोई भी जो तुम्हें लगता है कि यहां से बन रही है। पहली वाली ले लेते हैं जिसमें ऊपर वाला कंपोनेंट बड़ा था नीचे वाले से। तो V टोटल इज इक्वल्स टू VR प्लस VL माइनस VC। अब समझने के लिए तो कोई एक लेना ही पड़ेगा ना। केस नंबर थर्ड है ये, केस नंबर थर्ड है। तो अब कहोगे कि सर वो तो आप फर्स्ट केस की तरह ही कर रहे हो, लेकिन केस नंबर थर्ड में बात समझ आ रही है? सुनना, केस नंबर थर्ड में मैं ये बोल रहा हूं कि VL इज इक्वल्स टू VC है। तीसरा केस ये डिफाइन कर रहा है, तीसरा केस ये, ना कोई ग्रेटर ना कोई लेसर। क्या बन गया ये? V इज इक्वल्स टू VR। टोटल वोल्टेज कौन एग्जिस्ट कर रही है? जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, खाली वही एग्जिस्ट कर रही है। अब इसको थोड़ा और खोलो। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो VL क्या था? IXL, IXL। और VC क्या था? IXC, IXC। I से I खत्म, तो XL इज इक्वल्स टू XC। हम इस केस की बात कर रहे हैं। ये केस जो है नंबर 3, वो इन दो चीजों से डिफाइन है कि हम केस का नाम क्या दें। व्हेन XL इज इक्वल्स टू XC और VL इज इक्वल्स टू VC, दिस इज द नेम ऑफ व्हाट? केस 3। केस 3 का नाम है ये। कुछ वर्ड में भी नाम होगा सर इसका? हाँ दूंगा ना, अभी रुक जाओ, ठीक है दूंगा हेडिंग, लेकिन यही डालना केस नंबर 3 में ये। अब अगर मैं इसको लिखूं, इसको फाइनल इक्वेशन को बेटा, कैसी बन जाएगी? I Z इज इक्वल्स टू I, ये इसकी जगह IR प्लस IXL माइनस IXC। अगर दोनों सेम है तो कैंसल, दोनों सेम है तो कैंसल, बोलो। अगर दोनों सेम है तो कैंसल, I से I कैंसल, मतलब Z इज इक्वल्स टू R। फिजिकली यहां पे क्या लिखोगे? टोटल इम्पीडेंस, टोटल इम्पीडेंस provided by the circuit is equivalent to resistance purely। total impedance provided by the circuit in this case, in this condition, in this condition, this is condition, in this condition, total impedance provided by the circuit is equivalent to total resistance purely, purely। This is called resonating condition or resonance। This is called resonance। So case 3 is the major name, resonance condition। So what was the resonance condition? This is the resonance condition। इतना लिख लिया।
इतना लिख लिया। इस क्वेश्चन को कई तरीके, ये केस 3 को अलग से भी पूछते हैं कई बार। राइट डाउन फ्यू इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स ऑफ रेजोनेंस, ऐसे आता है ये क्वेश्चन, मान के चलो। राइट डाउन सम पैरामीटर्स और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस। तो कुछ मत करना, यही केस खोल देना ऐसे का ऐसे। और अब मैं जैसे आगे प्रोसीड कर रहा हूं वो सब भी लिख देना, थोड़ी थोड़ी थ्योरी मर्ज करके। यहां पे जैसे एक लाइन लिखवाई मैंने, है ना, यहां पे, तो ऐसे ऐसे लाइनें बना सकते हो। अब देखो यहां से कुछ निकाल रहे हैं, अच्छा आप एरो मत करना, आप एरो मत करना, आप अगली लाइन में जाना। इसको दोबारा लिख के एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी करके अगली लाइन में जाओ। नेक्स्ट न्यू लाइन लिखो, एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी। तो एक्सएल कितना है, ओमेगा एल। एक्सी कितना है, 1/ओमेगा सी। ठीक है, ये न्यू लाइन से लिख रहे हैं। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/LC। कुछ जाना पहचाना टर्म आ गया, एलसी। अभी लेकिन वो बात नहीं कर रहे हम लोग। ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 1/LC। ओमेगा इज इक्वल्स टू, दो बार इक्वल क्यों लगा दिया, 2π/t इज इक्वल्स टू, या 2π 1/t को मैं फ्रीक्वेंसी लिख दे रहा हूं भाई। क्या ओमेगा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, किसी को कोई परेशानी? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस। अभी आ रहा होगा बहुत लोगों के दिमाग में कि ये रेजोनेंस का एग्जैक्ट मतलब क्या है। आ रहा है, ये दिमाग में आ रहा है? हाँ, आऊंगा, मैं इन सारी बातों पे आऊंगा ना, लेकिन पहले मैथमेटिक्स खत्म कर दें इसकी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस, किसने, जिसने भी अगर एसएचएम ढंग से पढ़ा है ना क्लास 11th में, उसने जरूर टाइम पीरियड के क्वेश्चन फेस किए होंगे। और टाइम पीरियड में कुछ भी नहीं, ये फ्रीक्वेंसी को अगर खोल दोगे 1/t तो ये टाइम पीरियड निकला हुआ है, टाइम पीरियड निकला हुआ है यहाँ पे एलसीआर सर्किट का। टाइम पीरियड होता क्या था, चलो मैं अब मैं थोड़ी सी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे बात करता हूं। ठीक है, ये है फ्रीक्वेंसी किसकी, रेजोनेटिंग कंडीशन की। अब मैं कुछ पहले कुछ कंक्लूड कर दूं इस टॉपिक से कि ताकि ये हो जाएगी, टॉपिक क्लोज हो गया एलसीआर। ठीक है, क्या क्या कंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, जहां जहां पे मैं बोल रहा हूं वहां पे ट्रिपल स्टार मार लेना, बाद में उसको अलग से लाइन में लिख के कंक्लूजन लिख लेना। कंडीशन नंबर 1 फॉर रेजोनेंस, और क्या सीखा हमने, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू टोटल इंपेडेंस। और क्या सीखा हमने, फ्रीक्वेंसी ये होती है सर्किट की। मेजरली ये 3-4 चीजें देखी, और कुछ खास इसमें है नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इससे ज्यादा अब आप सोच के बना सकते हो, अब इससे ज्यादा आप सोच के बना सकते हो। ये मुझे बताओ, Z जो यहां पर है, Z क्या होता था, इसी था, Z क्या था, नाम नहीं बताना, था क्या, कौन, बहुत बढ़िया बोलो।
व्हाट इज जेड? तुम लोग मुझे ऐसा तो नहीं फील करा रहे हो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है? कौन बताएगा जेड? इशिता, मैं तुम्हारा नाम ले रहा हूं, आवाज नहीं आ रही है? शानवी, बस बस सिंपल, टोटल रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द सम ऑफ ईच एलिमेंट इन द सर्किट। क्यों ब्लैंक हो गई भाई इशिता? पानी वानी रखा है बगल में? हाँ, बट मुझे अब यही बात सोच के, अब तू फिर से, अब तू बताएगी इशिता, अब ये बात सोच के तू बताएगी। ध्यान से सुनो बेटा, तपस्या माही, ध्यान से सुनो कि Z पिछले दो केसेस के कंपेयर में, पिछले दो केसेस के कंपेयर में Z यहां पर कम है या ज्यादा है? जाके देखो वहां Z क्या था, जाके देखो वहां Z क्या था। पिछले दो केस कम है। कम क्या है? लीस्ट है। पिछले केसेस में R प्लस समथिंग था, पिछले दोनों केसेस में। यहां पर तो वो समथिंग गायब हो गया, यानी R प्लस जो भी चीज थी वो मिनिमम पर चली गई, मिनिमम पर चली गई, यानी टोटल रेजिस्टेंस मिनिमम पर चला गया, टोटल Z मिनिमम पर चला गया, तो टोटल करंट इन द सर्किट शूट कर जाएगा। ये होता है रेजोनेंस का मतलब। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में लोएस्ट पॉइंट पे चला गया, तो अगर रेजिस्टेंस, अब नॉर्मल सोचो ना, रेजिस्टेंस अगर लोएस्ट हो गया तो करंट सर्किट में हाईएस्ट हो जाएगा, तो हाईएस्ट हो गया करंट। तो यानी दिस इज द कंडीशन, यहां भी लिख लेना इस बात को, दिस इज द कंडीशन at which total resistance, ब्रैकेट में लिखना Z, is at its minimum, is at its minimum, and hence current in the circuit skyrocket, shoots, करंट इन द सर्किट शूट्स। ये जो मैंने आपको बताए, ये जितनी भी बातें बताई, अगर इसको आज की क्लास के बाद, आज की क्लास के जस्ट बाद नहीं रिवाइज किया, मैं हकीकत बता रहा हूं, बाकी में इतनी इंटेंसिटी से नहीं बोलता था, ये नहीं याद रहेगा, भूल जाओगे, बिल्कुल भूल जाओगे। पहले मैथमेटिक्स है, फिर थ्योरी समझ आ रही है यहां से। बाकी सब में पहले थ्योरी थी, फिर मैथमेटिक्स पे आते थे। अभी तक के जितने भी चैप्टर है, यहां पहले मैथमेटिक्स है, वहां से थ्योरी प्रूफ कर रहा हूं मैं। तो करंट स्काई रॉकेट हो गया, करंट शूट कर गया, ठीक है। अब थोड़ा सा रेजोनेंस, अब थोड़ा माहौल हल्का करते हैं, थोड़ा सा माहौल हल्का करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बात हो गई यहां पे। ये कॉपी वॉपी हो गया सबका, ठीक है। थोड़ा सा माहौल हल्का करते हैं। किस किसने एसएचएम जब पढ़ा था, अगर पढ़ा था, तो किस किसने ये नाम पहले भी सुना है रेजोनेंस का? ये नाम पहले भी कहीं एग्जिस्ट हुआ है? एग्जिस्ट हुआ है सर, इस नाम से एक इंस्टीट्यूट भी है। हाँ था, पता नहीं है कि नहीं है। हाँ, रेजोनेंस, जैसे आप एलन वगैरह, ऐसे रेजोनेंस भी था, काफी अच्छा इंस्टीट्यूट था। पता नहीं अब एग्जिस्ट करता है नहीं करता, मुझे नहीं पता। तो ऐसे ही है बेटा। मैंने ऐसे एक इंस्टीट्यूट का नाम बताया, कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसका नाम बता रहा हूं मैं। अच्छा, हो सकता है, हो सकता है। अब यहां समझो रेजोनेंस का मतलब क्या है। ये अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक चल रहा हूं मैं, ठीक है, कुछ समझाने के लिए थोड़ा सा। ये एक पेंडुलम है, ठीक है,
यहां पर इस पूरे, सपोज इस पूरे रूम में, ये एक्चुअल पेंडुलम है, लेट्स से एक्चुअल पेंडुलम, इस पूरे रूम में वैक्यूम है, यहां पर जीरो फ्रिक्शन है, आइडियल कंडीशन। समझना है, ये समझने के लिए समझो, पढ़ने के लिए मत समझो, इसको समझो कि ये कुछ समझ रहे हैं, बात समझो। यहां पे फ्रिक्शन जीरो, अगर एक चलता फिरता बंदा आया, लेट्स से मैं आया और इसको पेंडुलम को ऐसे हिला दिया और मैं चला गया, मैं चला गया, ये पेंडुलम कैसा मूव करना शुरू कर देगा, यहां से यहां पे करना शुरू कर देगा। क्या ये कभी रुकेगा? क्या ये कभी रुकेगा? रूम में वैक्यूम है, यहां फ्रिक्शन जीरो है, एज पर द न्यूटन्स लॉ अगर आपको उसकी मोशन चेंज करनी है तो आपको अपोजिंग फोर्स चाहिए। अगर अपोजिंग फोर्स ही नहीं है तो होगा क्या? रुकेगी? नहीं रुकेगी। और जब ये नहीं रुकेगी, जब ये नहीं रुकेगी तो ये एक फिक्स टाइम पीरियड पर ऑसिलेट करती रहेगी, ऑसिलेट करती रहेगी, ठीक है, एक फिक्स टाइम पीरियड पर ऑसिलेट करती रहेगी। और इसी को बोलते हैं नेचुरल वाइब्रेशन या फिर नेचुरल ऑसिलेशन। इसी सिचुएशन का नाम होता है नेचुरल। अब ऐसे समझो, ये है केस नंबर 1। अब सोचो, यहां पे फ्रिक्शंस हैं जो कि थोड़ा प्रैक्टिकल है, जो कि थोड़ा प्रैक्टिकल है, और इस रूम में एयर भी है, तो ये कुछ टाइम बाद धीरे 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 रुक जाएगी। क्या रुक जाएगी? क्या ये पेंडुलम रुक जाएगा क्या? केस नंबर 2, हाँ या ना? आफ्टर सम टाइम्स ये रुक जाएगा, स्टॉप। इसको बोलते हैं, इसी सिचुएशन को बोलते हैं डैम्प्ड, डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन। थर्ड क्या? थर्ड सुनो, मैं कुछ बता रहा हूं अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक है यार। अभी यही ऑसिलेशन है जो मैं मार के चला गया, तो ये कैसे हो रही थी? ऐसे ऐसे जा रही थी, यूं यूं हो रही थी। लेट्स से यहां पर एक पर्सन खड़ा है और उसके हाथ में बैट है, बैट, बैट है, लेट्स से बैट, क्रिकेट बैट। ये जैसे उधर जा रही है, और रूम में इस टाइम क्या है? एयर भी है, यहां फ्रिक्शंस भी हैं, मोस्ट प्रैक्टिकल कंडीशंस हैं, बट ये जैसे ही जा रही है यहां पे, ये बंदा फिर से उसको एक बैट मार दे रहा है, ये फिर से घूमने लग रही है, ये फिर जैसे जा रही है फिर से बैट मार दे रहा है। तो यानी यहां पर क्या है? कॉन्टिन्यूअस फोर्स है, इसको बोलते हैं फोर्स ऑसिलेशन। तीन चीजें आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए, नेचुरल, डैम्प्ड, फोर्स्ड। अब ये तो मैंने बस जानकारी के लिए बताया, ये किस लिए सर? नेचुरल। ये सिस्टम की अपनी फ्रीक्वेंसी है, ये सिस्टम की अपनी फ्रीक्वेंसी है, इस सिस्टम की अपनी फ्रीक्वेंसी है, ऐसे, ठीक है। लेट्स से ऐसे एक अपनी फ्रीक्वेंसी है, तो हो सकता है कि 1 सेकंड में ये 1.5 जा रहा है, ठीक है। इसी फ्रीक्वेंसी पर अगर मैं इसको कोई फोर्स मार दूं, सेम फ्रीक्वेंसी पर, यानी कि एक एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, अगर एक एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी मीट कर जाए नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, आप मेरा मतलब समझ पा रहे हो?
ये ऑसिलेट कर रही थी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर। अगर उसी फ्रीक्वेंसी पर मैं कोई दूसरा फोर्स इस पर लगा दूं, ये दोनों मीट अगर कर जाएंगी, अगर ये इक्वल होंगी एक दूसरे के, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी अगर ये इक्वल होंगी, तो इसके एम्पलीट्यूड्स शूट कर जाएंगे, और उसी एम्पलीट्यूड शूट का नाम रेजोनेंस होता है। ब्लैंक भैया, ब्लैंक हो गए सब यार तुम लोग तो। जब भी कभी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी, हर एक सिस्टम की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेट करने की, अगर उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर कोई एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी आती है जिसका अमाउंट उसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, तो ये कंडीशन आ जाती है। मैं आपको इसका एक जीता जागता एग्जांपल बताता हूं। जीता जागता एग्जांपल, गुड़गांव में तो सभी लोग रह रहे हो, मुंबई एक्सप्रेसवे है, ठीक है, सुनना मेरी बात। मुंबई एक्सप्रेसवे जा रहा है, इसके टॉप पीक पॉइंट पर जाना, साइड में गाड़ी लगा के 1 मिनट के लिए रुकना, साइड में गाड़ी लगा के 1 मिनट के लिए रुकना, आपको उस एक्सप्रेसवे का ऑसिलेशन फील होगा, आपको फील होगा बहुत हल्का हल्का, क्योंकि ये ब्रिज ऑसिलेट कर रहा है। अगर मैंने क्या बोला, ये ब्रिज ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। कैमरा ऑन करो बेटा। मुझे एक बात बताओ, किसने ये सुना है, इशिता कहां गई, ये रही, दिखनी भी तो चाहिए। मैं एसी को एसी से बाहर ले जाके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। किसने ये सुना है, अगर थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ी, कभी भी आर्मी मार्च को ब्रिज पर परेड नहीं करने दिया जाता। सुना है कभी किसी ने इस बात को? आर्मी जो मार्च करती है लेफ्ट राइट, उस मार्च को ब्रिज पर कभी करने नहीं दिया जाता, क्योंकि वो जो लेफ्ट राइट हो रहा है वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है। वो फ्रीक्वेंसी अगर इस ब्रिज की ऑसिलेट नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गई तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड शूट करेगा। कौन सा एम्पलीट्यूड? ब्रिज का जो हल्का सा एम्पलीट्यूड था, ये ऐसे ऐसे होने लग जाएगा और ये शूट करेगा। इसी को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। कोलैप्स हो सकता है। 2 या 3 साल पहले का अहमदाबाद केस है, गूगल करके देखना, ये हुआ है और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था अहमदाबाद रिवर के ऊपर में, कोई रिवर है उसके ऊपर, गूगल करना दिख जाएगा तुम्हें, ठीक है। ये है इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन। नाउ सुनो, अब तो इतनी देर तो मैं एसी से बाहर आ गया था, अब मैं एसी में वापस जा रहा हूं, अब मैं वापस अल्टरनेटिंग करंट में चल रहा हूं। ये जितना भी लिखवा है ये ऑफ द टॉपिक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जिसको लिखने का मन हो तो वो देख सकता है भैया।